2022 का साल था पर्टिकुलरली, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का इकनॉमिक हवाले से वन ऑफ द वर्स्ट वो पीरियड में शुमार किया जा सकता है। मार्च या अप्रैल में जब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये आई है, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान जून में आपका IMF के साथ एक ट्रांच का भी इशू चल रहा था आपका जो होनी थी, और पिछली हुकूमत कुछ डिफ़ॉल्ट कर गई थी, जो उनका गिवन प्लान था जो ऑलरेडी दिया हुआ था उनको, तो वो उसको डिफ़ॉल्ट कर गई थी। उसकी वजह से वो एक बेतबारी की कैफियत IMF की आ गई, तो वो भी मामला लंबा होना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान का क्योंकि एक IMF के साथ आपका एक ऐसा क्रूशल मसला बन चुका था उस वक्त कि हम जाएं या ना जाएं या बहरहाल, लेकिन उस वक्त आपके लिए जाना शायद ज़रूरी हो रहा था, तो वो भी मसला आपके लिए मुश्किल हो गया। वो फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शुरू हो गई मुल्क के अंदर बहुत बुरी तरीके से, जो आपको मालूम है कि कंपेनिंग शुरू हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पर्टिकुलरली आउट गोइंग जो पार्टी थी उन्होंने जिस तरीके से किया, और वो उससे एकदम बिजनेसमैन जो है वो हिल गया। उससे ये हुआ कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक गई। जैसे ही फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकी तो आपकी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी रुक गई, उन्होंने भी हाथ रोक लिया, उनका वेट एंड सी। तो आपका उसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर का भी आपका क्राइसिस आना शुरू हो गया। इधर से आपका इंटरनल जो आपकी वो एक ग्रोथ हो रही थी वो रुकना शुरू हो गई। फिर आपके पास क्योंकि ये सिचुएशन IMF की इतने अरसे में आपको कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ा। फिर ये हुआ है कि आपका ये जो जून जुलाई में आपका पाकिस्तान की वर्स्ट सैलाब आया। ये जो सैलाब आया, ये सैलाब आपका तकरीबन सिंध रूरल सारा में था, बलूचिस्तान के भी जो एग्रीकल्चर हिस्से थे उनमें सब में ये था, फिर KP के तो खैर कुछ इलाके थे, पंजाब का भी साउथ पंजाब में काफ़ी था। तो ये वो सारे इलाकों में था जिन इलाकों के अंदर आपकी एग्रीकल्चर होती है, और पाकिस्तान की इकॉनमी एग्री बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड है। कॉटन थी आपका, उसमें राइस था, शुगर केन, ये क्रॉप्स आपकी ख़राब हो गई। बल्कि उसका रिज़ल्ट अभी भी आया कि अभी तक बहुत सी जो थी पिछली दफ़ा वो अभी तक वो पानी ख़ास तौर पर सिंध से नहीं निकला था, जिनमें कि गंदम की बुवाई भी नहीं हो सकी अगली, तो ये भी उसकी वरना शायद आपकी 1-2 मिलियन टन मज़ीद भी हो सकती थी गंदम जो थी। तो ये सारे चैलेंजेस आए। उसके साथ ये जो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, कोल प्राइसेस, तीनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया दुनिया में। उसकी वजह ये हुई दुनिया में ख़ास तौर पे कोल और गैस की, कि उसकी जो कोविड की वजह से वो उनकी पैदावार कम हो गई थी, वो एक किस्म का वो गैप आ गया था। गैप आ रहा था, तो वो उनके जो लोग थे वो हट गए थे। कोल में तो ये ख़ास तौर पे हुआ कि माइंस बंद हो गई, वो वर्कर्स चले गए। वो जब दोबारा उसकी डिमांड शुरू हुई तो डिमांड एकदम हो गई, तो अब सप्लाई साइड उसकी जो थी बिल्कुल वीक हो गई, क्योंकि उसको अभी टेम्पो पकड़ते टाइम लगना था। यानी ये था कि जो $70 पर टन कोल की प्राइस होती थी वो $300 पे चली गई। और आपको पता है कोल से पावर प्लांट चलते थे, आपका सीमेंट प्लांट सारे उसी से चलते हैं, ब्रिक्स के हैं, तो दुनिया में इंपोर्ट करते थे अब, तो उसका बहुत बड़ा आपके गैप आ गया। तो फिर IMF ने जिस तरीके से हमें एक ट्रांच देने के नाम के ऊपर जो फिर किया कि जी आप डॉलर की कीमत भी कम कर दें, आप इतने टैक्सेस भी लगा दें। जब आप डॉलर की कीमत कम करते हैं, आप टैक्सेस लगा देते हैं, तो उसके साथ एक मुल्क में बड़ा इन्फ्लेशन का एक ज़ोर आता है। वो इन्फ्लेशन जो होता है उसमें फिर वो ये कह देते हैं कि जी IMF वाले कि जी अब आप जो है नहीं जी अब वो भी करें, आप अब आप क्या इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दें। जी तो बिल्कुल। ये सारों का जो इम्पेक्ट मिलता है वो आपकी जो कारखानादार है उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता ये चीज़ें। तो वो इसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है पर्टिकुलरली वो गिरना शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चर तो पहले ही गिर गई आपके जब आपके सैलाब की वजह से, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी भी काफ़ी ख़ाम माल होता है, कपास आपकी होती है, शुगर केन है, ये जो कि एग्रीकल्चर से आती है, वो भी इफ़ेक्ट हुई। प्लस उनका जो कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, और तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी भी प्रोडक्शन कम हो गई, तो वो आपकी GDP भी गिर गई। अब वो जो लास्ट ईयर जो आपकी GDP जो आलमोस्ट 6% के करीब आ गई थी वो, तो वो अब हम तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि शायद 50, 6.5, 7% पे जाएगी। अब वो जो फिगर्स आ रही हैं उसमें तो वो तकरीबन ना होने के बराबर, शायद 1% के अराउंड की बात की जा रही है, शायद इससे भी कम हो जाए।
तो वो ये सारे इफेक्ट क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, फिर वो यही चीज़ें आगे जाके सर्विस सेक्टर को भी यही देती हैं, क्योंकि जो वीट आती है वो रिटेल सेक्टर तक जाती है, तो वो नीचे, तो वो सर्विस सेक्टर भी आपका मुतासर हो, तो ओवरऑल जीडीपी आपकी जो है ना उससे गिरनी शुरू हो गई। तो ये चैलेंजेस हुए। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि नेचुरल थे, कुदरतन आए, और कुछ ये थे जो हालात ने क्रिएट कर दिए। हम वीट भी इंपोर्ट करते थे, वो यूक्रेन और रशिया से आती थी। पूरी दुनिया रशिया से ऑयल एंड गैस, यूरोप सारा ऑयल एंड गैस जो था वो उससे ख़रीदता था, रशिया से ख़रीदता था। सोवियत, उस साबका सोवियत यानी मौजूदा रूस जो है, वहाँ पर उन्होंने सैंक्शंस लगा दी अमेरिकन प्रेशर में आके, जैसे भी हुआ। तो वो नतीजा ये हुआ कि वो जो गैस और वो जो जाती थी जो उनको यूरोप से पाइपलाइन के ज़रिए, उसमें कटौती हो गई। अच्छा, वो कटौती अब ऑब्वियसली यूरोप में आपको मालूम है कि गैस की डिमांड तो उनकी ख़त्म नहीं करनी, तो उन्होंने क्या किया कि कतर, यूएई वगैरह जो ट्रेडिशनल थे जिनसे हम लेते थे, गैस लेते थे, हमने जब एलएनजी गैस लेनी शुरू की तो हमारा ये ख्याल था कि ये गैस हमें हमारी अपनी लोकल गैस से भी शायद सस्ती मिलनी शुरू हो रही थी, उस वक्त ऐसे लग रहा था। और बाकी लेकिन वो जो गैस जो कि आपको 4 से 5-6 सेंट या $6 के अंदर वो MMBU जो उनका फार्मूला मिलती थी, वो पाकिस्तान ने $41 में भी इंपोर्ट की, $41 के अंदर। इसलिए कि वो उन्होंने इनके साथ मुआहदे किए। जब इनके साथ मुआहदे किए तो वर्ल्ड में वो, क्योंकि फ्री मार्केट है, तो वो उसका नतीजा ये वो भी बढ़ गई कीमतें। अब पाकिस्तान के LNG के इस वक्त 4-5 सबसे आपके जो एफिशिएंट बिजली के प्लांट थे वो LNG के थे जो लगे सबसे, यानी वो तकरीबन 64-65% कैपेसिटी पे चलते थे। वो आपके बंद हो गए या कम हो गए। लोकल गैस आपके पास इतनी होती कोई नहीं कि उसको आप दे सकते, वो LNG बेस्ड थे। लोकल गैस ही आ सकता है, लेकिन लोकल गैस की इतनी शॉर्टेज है कि वो बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट रह गया। वो भी प्रेशर होता है। तो वो आपको नतीजा हुआ है कि वो फिर इंटरनेशनल प्राइस जो बढ़े वो बढ़े आपके कोल में भी यही हुआ। यूक्रेन और रशिया जो थे ये कोल के, ये भी यहाँ से भी बहुत बड़ी मकदार में कोल जाता था, और वो कोल भी कट ऑफ हो गया। फिर वीट की मैंने आपको बताई, ऑयल का भी यही कुछ हुआ। ऑयल भी सप्लाई जो यूरोप को जाती थी, बहुत बड़ी ऑयल सप्लाई जाती थी, वो रशिया की जाती थी, वो उसके ऊपर पाबंदियां लग गई, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है, अरब ऑयल के ऊपर डिमांड आ गई, उनकी भी कीमत बढ़ गई। मतलब जो ऑयल आपको यूक्रेन वार से पहले तकरीबन $60 से भी कम पे था, $55-60 के करीब चल रहा था, वो आलमोस्ट $110-120 पे चला गया, वो तो आलमोस्ट डबल हो गया। तो उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है पाकिस्तान की जो सबसे, वो है ऑयल, उसके बाद आपकी LNG, उसके बाद आपकी कोल, उसके साथ आपकी वीट। ये सारी तो मेन है, सबसे मेन आपका ये जो कंपोनेंट है, ये आपकी टोटल इंपोर्ट का तकरीबन 80% है। उनकी कीमतें डबल हो गई, तो इम्पैक्ट तो आ गया। हाँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो उनकी कोशिश तो होती है कि हम रिलीफ दें लोगों को। और दूसरी बात यह है कि आगे इलेक्शन का भी सिनेरियो है, अक्टूबर का जो भी है, अगर हो गए तो वो भी इनको देखना है, उसको भी इनको देखना है कि ये अगर रिलीफ नहीं देंगे तो वो इनका पॉलिटिकली सेटबैक होगा। इस दफ़ा का टारगेट है जो बजटरी टैक्सेस का टारगेट है, वो तकरीबन है कुछ 7.5 ट्रिलियन के करीब आपका जो है इस वक्त टारगेट है। तो तकरीबन करीब आप उसके शायद पहुंच जाएं, लेकिन 7 से ऑब्वियसली आपका ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। उस $7 ट्रिलियन में से आपने 57% जो है वो स्ट्रेट अवे सूबों को चले जाना है जी, तो वो आपका 57%, तो इसका मतलब है तकरीबन ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन जो है वो सूबों को ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें से स्ट्रेट अवे। वो जो NFC अवार्ड का जो फार्मूला आपका मालूम है, प्लस कुछ स्ट्रेट पेमेंट्स भी होती हैं, जिस तरह हाइडल की होती हैं, 1-2 और होती हैं, लेकिन आपका 4 बिलियन तो गया ही गया, तो बाकी बच गया आपका 3 ट्रिलियन तकरीबन। अब की जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपका डॉलर बढ़ गया, उसकी वजह से आपकी जो डेट रीसर्विसिंग पेमेंट है वो एनॉर्मस बढ़ चुकी है। 2018 का जो बजट आखिरी नून लीग की गवर्नमेंट ने दिया था, उस वक्त बजट में आपने रखे थे 1600 अरब रुपए डेट रीसर्विसिंग के लिए।
इस दफ़ा जो आपके पास जा रहे हैं वो हो रहे हैं 5.5 ट्रिलियन। आपके पास जो आएगा, जो नेट शेल आपके पास आएगा टैक्सी से कट के, वो आता है तकरीबन 3 ट्रिलियन। और उस 3 ट्रिलियन में से आपने तकरीबन 5-5.5 ट्रिलियन वो देने हैं, तो आप लगा लें तो -2 ट्रिलियन तो यहीं आपका मतलब सिर्फ डेट रीसर्विसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें डिफेंस एक्सपेंसेस, सिविल एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट वो कुछ भी शामिल है, सिर्फ कर्ज़ों की रीपेमेंट जिनको हम बात करते हैं। कुछ डायरेक्ट लेवीज भी हैं, कोई गवर्नमेंट की और भी होती हैं जो रिसीट्स आती हैं, उनसे फिर आप अपना काम चलाएंगे। तो लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा खसारा आपको आएगा, जो कि आपको अब इस चैलेंज है हुकूमत के बना कर्ज होगा। तो अब ये सूरत हाल मैंने आपको बता दी, जो टैक्सेस से, स्ट्रेट अवे टैक्सेस से आप सिर्फ डेट रीसर्विसिंग जो है उसको भी पूरा नहीं कर सकते। तो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंडेटरी एक्सपेंसेस होती हैं कि आपने लोगों को तनख्वाहें देनी है, आपने सिविल में भी देनी, फ़ौज में भी देनी, पेंशन भी देनी है, फिर आपके और प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन, फिर वो तो आपका डेवलपमेंटल हो गया। लेकिन ये तो मैं डेवलपमेंटल तो चलें आप उनको कम भी काफ़ी कर देंगे, नए प्रोजेक्ट ही नहीं, मैं तो एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ जो चल रहा है आपका, कि उसमें आपको जो सब्सिडीज़ आपको देनी पड़ती हैं, जो आपको जो जिस तरीके से ये आपका चल रहा है बिजली गैस में, कई में तनख्वाहदार को भी रिलीफ देना चाहिए पड़ेगा। और कुछ आप पॉलिटिकल करने के लिए इस किस्म की चीज़ों में, जिस तरीके से जो बिजली पानी के जो नर्ख हैं उनको कुछ थोड़ा सा आप रैशनलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि अब थोड़ी सी उसमें गुंजाइश पैदा हो गई है। वो इसलिए कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, हुई हैं, मतलब एज़ कंपेयरिंग 110 से अभी जो वो चल रही हैं वो कुछ $72 $73 के करीब आ गई। प्लस कोल की प्राइस जो है वो भी जो $300 पे चली गई थी वो $130 पे आ चुकी है। फिर आपका जो LNG है वो भी गिरी है, वो उतनी नहीं गिरी लेकिन वो भी गिरी है। 3-4 अगर आप काम करें तो आप कुछ थोड़ा सा बजट के ऊपर अपना दबाव कम कर सकते हैं। अब एक तो जिस तरीके से देखिए, ये जो डॉलर की आप बार बार डॉलर को बढ़ाने की वजह से उसकी, क्योंकि आपके तमाम कर्जे जो हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, तो उनका वो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि डॉलर वहीं रहे। डॉलर की $100 का कर्जा तो $100 ही रहेगा, लेकिन वो $100 पहले अगर वो 10,000 का था तो वह 20,000 रुपये या 30,000 रुपये आपको देने पड़ेगा। 30 आपकी इस वक्त जो तकरीबन कोई बजट में कोई 1500 से 1600 अरब रुपया आपका जो है वो इन गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं, जिसमें आपका स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, आपके डेस्कोज हैं, ये जो आपकी जो सप्लाई है, इनका कोई तकरीबन जो लॉसेस आपको आ रहे हैं वो तकरीबन को 1500-1600 अरब रुपए के आपके तकरीबन बन रहे हैं। इनको आप बिफोर बजट आप इसको फारग कर दें, इसको आप प्रेशर रिलीज हो जाएगा थोड़ा, वो उससे आपका वो जो एक आप जो हर साल आपको एक पड़ती है एडिशनल, उसमें मसलन उसकी मैं आपको कह सकता हूँ कि स्टील मिल का जिस तरीके से है 6 साल से स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, लेकिन उनके एम्प्लॉइज़ को तनख्वाही मिल रही हैं और वो कहीं और जॉब भी कर रहे हैं। मुझे पता होगा कुछ 6 साल घर में तो नहीं बैठता, क्योंकि उनको पता है स्टील मिल तो अब नहीं खोलनी। तो वो 6 साल से स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, वो जो आपकी सारी और भी लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब उनकी जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें गैस के बिल है, कई और पेमेंट का, वो भी आपको पड़ा, तो वो आप उसको फारग करके बेच के, ताकि आइंदा के लिए ये आपकी जो लॉसेस हर साल आप तकरीबन अभी भी 30 से 35 करोड़ अरब रुपया जो है स्टील मिल को जाता है इस सालाना। आपका रेलवे को तकरीबन 50-60 अरब जाता है, इस साल 80 अरब रुपया PIA को जा रहा है। ये सारी चीज़ों को खराब करें, कम से कम ये जो लीकेज, यानी हर साल आपको 1500-1600 अरब रुपया जो मेरे और आप जैसे, तो ये कम से कम इसको तो आप रोकें। इसके अलावा अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं इनको तो रोकें, इनको तो रोक सकते हैं ना आप कम से कम। बेशक अभी बहुत सारे मौजूद ऐसे हैं जिनके ऊपर बात बाकी है, क्योंकि इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत वास्ट भी है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जिनमें से अगर आप एक एक को भी बात करना शुरू करें तफसीली तौर पे तो वो एक पूरे प्रोग्राम के मुतकाज़ी हैं। और यकीनन हमारे अगले प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी मुतालिक होंगे, और वो चीज़ टॉपिक या वो पहलू जो तिश्ना रह गए उनके ऊपर हम अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बजट और उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें उनको हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।